हेलो गाइस, दिस इज नकुल फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 5। तो अगर तुमने अभी तक पिछले 4 लेक्चर नहीं देखे तो उनको पहले देख लेना यार। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, जिसमें हमने बात करी थी कि एक हमारा सोर्स चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमारे टारगेट चार्ज पर कोई फोर्स लगता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से, ये भी हमने लगभग मतलब पूरा ही डिस्कस कर लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि कुछ और बॉडी, जैसे हमने कल एक जो लास्ट में क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एक रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ऐसे ही अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है कोई भी, जिसमें चार्ज तुम्हारा लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है या फिर वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, तो उन बॉडीज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। उसी के लिए कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज होती हैं जिनको हमें, वैसे तो फॉर्मूला इसका जो फाइनली निकलेगा उसको तुम याद भी कर सकते हो, बाकी अगर याद नहीं भी हो तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ये तरीका जरूर समझ में आना चाहिए कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कैसे, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नया पूछ सकता है। हो सकता है तुम कोई स्टैंडर्ड की याद करके जा रहे हो बट उसके बाद फिर वो कुछ और किसी और पॉइंट पर पूछ ले, तो तुम्हें उस केस में ये याद रखना होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कैसे थी। तो उस तरीके का एलिमेंट लेकर के और उस तरीके से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो सोचते कैसे हैं ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, तो इसलिए एक एक प्रूफ को ढंग से देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। हेडिंग डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। और यहीं से फिर तुम्हारा आगे जो रिंग का केस होता है वो आएगा, पर पहले आर्क का समझ लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो ये हो गया, ठीक है। तो देखो हमारा एक आर्क है इस तरीके का, सपोज है ना, ये एक आर्क है, ये सर्कल का पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से नहीं बना है, चलो कोई नहीं। हाँ, तो ये हो गया हमारा आर्क। ठीक है, और ऐसा है कि इससे पिछले जैसे हमने रॉड का किया था ना, उसी तरीके का ये भी है, बस ये समझ लो बेंड कर दिया इसको। तो ये हो गई तुम्हारी आर्क। अब इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो पहले तो सेंटर हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा सेंटर, सपोज ये है सेंटर ओ। ठीक है, और ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है ये है थीटा। ठीक, अब हमें इसी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ई बार एट ओ हमें बताना है कि क्या होगा। चलो देखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस पे चार्ज जो है, हाँ एक चीज ये भी लिख लो, इस पे जो चार्ज है वो इस तरीके से है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लेते हैं, लेंथ इसकी एल मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गई। और लेंथ क्या, रेडियस मान लो। ठीक है, रेडियस इसका आर मान लेते हैं, उससे लेंथ निकाल लेना। ठीक है, आर इसका रेडियस है। तो अब हमें इस पर, इसकी वजह से इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखो क्योंकि चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें वही डीएल टाइप का एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो वो हम कैसे लेंगे, तो देखो इसमें सबसे पहले एक चीज तुम्हें ध्यान देनी है कि इसको पहले ऐसे एक सेंटर से ड्रॉ कर लो, एक लाइन इस तरीके से। तो अब इसको हमने बेसिकली आर्क को आधे आधे में काट दिया। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा तुम्हारा θ/2, और ये जो नीचे वाला एंगल है ये भी हो जाएगा तुम्हारा θ/2। ठीक है, ऐसा क्यों किया अभी मैं दिखाने वाला हूँ। तो किसी भी आर्क को तुम ऐसे काट सकते हो दो इक्वल हाफ में। ठीक है, तो ये हमने θ/2 और θ/2 के दो इक्वल हाफ में उस आर्क को काट लिया। अब हम एलिमेंट कैसे लेंगे यहाँ पर कि हमें डीएल टाइप का एलिमेंट लेना। तो ये हमारा अगर 0 है, ठीक है, ओरिजिन है ये हमारा, ओ को हमने ओरिजिन बोल दिया। तो यहाँ से हम कुछ अल्फा एंगल गए, यार रुको इसको कहाँ बनाए, थोड़ा पीछे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कुछ अल्फा एंगल गए और हमने एक ऐसे छोटा सा एलिमेंट लिया लेंथ पर इस तरीके से। ये एंगल हो गया तुम्हारा छोटा सा डी अल्फा। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये जो लेंथ, ये एलिमेंट बना जिसकी लेंथ हम कुछ डीएल बोल देते हैं। ठीक है, चार्ज इस पर डी क्यू हो जाएगा। तो ये एलिमेंट हमने लिया। अब इस एलिमेंट की वजह से जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मैं भी बताया क्योंकि इस एलिमेंट, ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है जिसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, ऐसे अवे फ्रॉम दिस। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी डीई बार बोल देता हूँ, मैं डीई बोल देता हूँ। चलो ठीक है, डी। ठीक है, अब क्या करें, हम इसी का एक सिमेट्रिकल एलिमेंट लेते हैं। हम नीचे की तरफ अल्फा जाएंगे, मतलब माइनस अल्फा एक तरीके से हम गए। ठीक है, अल्फा ये नीचे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ नीचे की तरफ अल्फा गए। ठीक, ये, और यहाँ से हमने फिर एक एलिमेंट लिया उसी तरीके से, ये, और ये हो गया तुम्हारा डी अल्फा। ठीक है, नीचे की तरफ ये हुआ, इसकी भी लेंथ हुई डीएल, चार्ज डी क्यू। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वो दोनों सेम नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर लिखोगे। आर यानी कि जो डिस्टेंस हुई वो आर तो हमेशा रेडियस ही है इस आर्क का, तो रेडियस तो सेम ही है। तो ये डी है, तो जो इस वाले अभी वाले एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी डी ही होगी। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से हम लिख लेते हैं।
इसके ऐसे अपोजिट ये, और ये इसका मैग्नीट्यूड भी डी ही होगा। क्यों होगा इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये हो गया। अब एक चीज़ तुम ध्यान से देखो, तो ये एंगल अल्फा है ना, ये वाला अल्फा है, जैसे लिखा था ये वाला अल्फा है, ठीक है। तो जो इसका अपोजिट एंगल ये भी अल्फा है ना, ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स को हम लिख लेते हैं अल्फा अल्फा, ये अल्फा ये भी अल्फा। तो अब जरा इन डी के कंपोनेंट्स लो, ठीक है। कलर एक मिनट, हाँ, तो ये डी है, इसका कंपोनेंट लेते हैं। ये बनेगा डी कॉस अल्फा इस तरीके से। अरे यार थोड़ा सही से बन जा, हाँ। तो ये बनेगा तुम्हारा इसके रंग डी कॉस अल्फा, और ये बनेगा ऐसे ऊपर की तरफ डी साइन अल्फा, ठीक है। और सपोज इसी तरीके से तुम इसका कंपोनेंट लोगे तो इसका भी ये नीचे की तरफ बनेगा डी साइन अल्फा, डी साइन अल्फा, और इसी के आगे इधर बनेगा डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो, तो डी साइन अल्फा और डी साइन अल्फा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये डी साइन अल्फा और ये डी साइन अल्फा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ऐसा हर ही एलिमेंट के लिए होगा। इसलिए हमने एकदम बीच से काटा था आर्क को। तो जीरो से लेकर के जैसे अब ये θ/2 एंगल पर आएगा, तो θ/2 के लिए नीचे θ/2 होगा। तो हर एंगल मतलब हर एंगल पर जो तुम एलिमेंट लोगे उनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, अगर हम इसको x बोल दें, सपोज इसको इस डायरेक्शन को x बोल दें, इस डायरेक्शन को y बोल दें, तो जो y में डायरेक्शन में कंपोनेंट्स आएंगे तो हर एक ऊपर वाले एलिमेंट के लिए एक नीचे वाला एलिमेंट उसको कैंसिल आउट करता चला जाएगा। तो फाइनली केवल x में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, यानी कि केवल इस लाइन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी। तो अब इसको यहाँ से चलो, इसको हमें समझ में आ गया। और हमने जैसा कहा था कि हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको इंटीग्रेट उसी केस में कर सकते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में हो। तो आप दिख रहा है कि हर एलिमेंट की वजह से, मतलब हर पेयर ऑफ एलिमेंट की वजह से तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखो इंटीग्रेट किसको करेंगे हम, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ई बार एट ओ के मैग्नीट्यूड के लिए, है ना, हम इंटीग्रेट करेंगे 2d cos अल्फा, ठीक है, क्योंकि d cos अल्फा एक पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए 2d cos अल्फा। और लिमिट कहाँ से देंगे, हमारा स्टार्टिंग एंगल है ये, स्टार्टिंग एंगल ये 0 से लेकर के हमें यहाँ तक की लिमिट देनी है। ये कितना है, θ/2, ठीक है, ये हमने निकाल रखा है। तो एंगल को हम लिमिट देंगे 0 से लेकर के θ/2, तो यहाँ लिख लेते हैं 0 से लेकर के θ/2। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, पता है क्या, हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या कहते हैं, वैसे समझने के लिए ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हम जो है 2d cos अल्फा, क्योंकि सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट से अल्टीमेटली कटने ही है, तो हमें क्या और कर सकते हैं कि हम d cos अल्फा को इंटीग्रेट करें, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, d cos अल्फा को इंटीग्रेट करें। और अगर तुम d cos अल्फा को इंटीग्रेट करोगे तो अब की बार तुम लिमिट कहाँ से कहाँ दोगे वो देख लो, ठीक है। अब की बार तुम लिमिट दोगे ये नीचे -θ/2 से स्टार्ट करोगे, यहाँ से -θ/2 से लेकर के θ/2 तक लिमिट दोगे। तो तुम्हारी अब लिमिट क्या होगी, -θ/2 से θ/2। तो इससे भी आंसर तुम्हारा यही आएगा, ठीक है। तो ये वाला तुम अपने आप होमवर्क है तुम्हारा, तुम एक बार ट्राई करके देख लेना, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। अभी हम इससे करने वाले हैं, तो आओ करते हैं। जिस तरीके से मैं इसमें सॉल्व करूंगा उस तरीके से इस पर ट्राई करना, ठीक है। तो लिखते हैं 2d cos अल्फा को हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। पहले तो d का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब d क्या होगा, उसको लिख सकते हैं हम k dq, जो छोटा सा चार्ज है एलिमेंट पर, डिवाइडेड बाई r²। तो r तो रेडियस ही है यहाँ पर, डिस्टेंस हमेशा, तो k dq बाई r², ठीक है, ये हमने बढ़िया से लिख लिया। अब dq को तुम क्या लिख सकते हो, क्योंकि मतलब लैम्डा गिवन है, और ये अगर छोटी सी लेंथ हम dl बोल रहे हैं तो k लैम्डा dl बाई r², पर l तो हमें गिवन नहीं है, तो l और थीटा में हमें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो सॉरी, अगर तुम यहाँ से ये अगर तुम ये देखो, जो हमने एलिमेंट लिया है इसका एंगल है d अल्फा, ठीक है। तो तुम एक चीज़ लिख सकते हो कि जो तुम्हारा l है वो r अल्फा नहीं हो जाएगा, जितना एंगल सबटेंड किया आर्क लेंथ, जैसे आर्क लेंथ निकालने का यही होता है ना तुम्हारा फॉर्मूला, कि रेडियस को तुम एंगल सबटेंडेड से मल्टीप्लाई करते हो। तो तुम्हें कितने भी टाइम तक कितना लेंथ चला था, बहुत यहाँ से अल्फा एंगल चला है, ये वाला यहाँ से आता कि अल्फा एंगल चला है, ये जो लेंथ है ये हो जाएगा रेडियस इंटू अल्फा, आर अल्फा, ये लेंथ में निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम डी एल को लिख सकते हो आर इंटू डी अल्फा, समझ में आया ये चीज़। तो ऐसे ही तुम डी एल को लिख सकते हो, डी एल को तुम लिख सकते हो आर इंटू डी अल्फा, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि डी एल आर इंटू डी अल्फा, छोटा एंगल इंटू रेडियस, ये एंगल सबटेंडेड जो है ये डी अल्फा है तुम्हारा, और तुमने इसको रेडियस से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें ये डी एल मिल गया, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो। और अगर तुम्हें वो बड़े वाले के साथ समझ आया कि एल इक्वल टू आर अल्फा है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आर क्योंकि कांस्टेंट है तो डी एल इक्वल टू आर डी अल्फा बन जाएगा। तो ये भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आएगा डी एल इक्वल टू आर डी अल्फा। ऐसा हमने क्यों किया,
क्योंकि हमारे पास अल्फा की लिमिट्स हैं। एल का तो हमें कुछ पता ही नहीं, एल हमने अपने आप से माना था, ठीक है। तो ऊपर लिखो के लैम्डा डी एल की वैल्यू लिख दी आर डी अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा तुम्हारा के लैम्डा बाई आर इंटू डी अल्फा। ये है तुम्हारा किसकी वैल्यू, अभी तक डी की निकाली हमने। इंटीग्रेट हमें क्या करना है, 2d कॉस अल्फा, तो 2 और डी यहाँ से ले आए तो जाएगा के लैम्डा बाई आर स्क्वायर, के लैम्डा बाई आर डी अल्फा ये, और इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ का मैग्नीट्यूड। तो मैं तो ई ओ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। इसके लिए हमने लिमिट कहाँ दी थी, अल्फा की लिमिट थी 0 से θ/2, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है पहले बाहर निकालो, तो 2 के लैम्डा बाय आर ये तुम्हारा सीधे सीधे बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे लिमिट दोगे 0 से θ/2 पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा डी अल्फा, सिंपल। और कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ लिखो 2 के लैम्डा बाय आर, यहाँ पे लिखो साइन अल्फा और लिमिट लगाओ 0 से θ/2, तो हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर साइन θ/2 और साइन 0 0 होता है तो -0, तो हो जाएगा तुम्हारा 2 के लैम्डा बाय आर साइन θ/2। ये हो जाएगा ई एट ओ का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन तुमने देखी थी कि जो है अवे फ्रॉम द आर्क, जो हमने यहाँ पे बनाई भी है डायरेक्शन तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है, ठीक है। ये डायरेक्शन मतलब ये आर्क जैसे अवे, ये तुम्हारी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये तुम्हें समझ में आई गई। तो ये हो गया तुम्हारा ये। और इसको अगर तुम बस एक ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर तुम के को 1/4πε0 लिख लो। जैसे ये करोगे तो तुम्हारा ईओ जो निकल करके आएगा वो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2πε0 आर, ऐसे भी याद रख सकते हो, साइन θ/2। और थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। ये फॉर्मूला अब तुम्हें याद रखना है आगे। इससे तुम रिंग वाला तो निकाल सकते हो, कोई भी जनरल आर्क के लिए निकाल सकते हो। और इसको निकाला कैसे, ये प्रोसीजर भी याद रखना है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इससे ही आएगा जो भी आएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि थीटा जो है वो है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, ताकि इस पर तुम्हें और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करो। हाँ ठीक है। तो पहले तो एक फिगर इस क्वेश्चन में है, ठीक है, तो बना लो पहले इस तरीके का। ठीक है, इसमें प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। और ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सेस, ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सेस, ठीक है। और अभी क्या कह रहा है, इन शोन फिगर, अब लिख लो क्वेश्चन, इन शोन फिगर a non-conducting ring is lying in a non-conducting क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में बताया था कि कंडक्टर और इंसुलेटर की ये प्रॉपर्टीज होती है कि कंडक्टर पर इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि कुछ पार्ट में प्लस कुछ पार्ट में माइनस, पर इंसुलेटर में हो सकता है, ठीक है। और चार्ज हमेशा सरफेस पर ही रहेगा, ये भी बताया था। तो ये नॉन कंडक्टिंग इसलिए, तो यहाँ लिख सकते हो इन शोन फिगर नॉन कंडक्टिंग रिंग इज लाइंग इन, नॉन कंडक्टिंग रिंग इज lying in XY plane, वो दिख भी रहा है, ठीक है। और चार्ज ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ रिंग इज शोन इन डायग्राम, चार्ज ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ रिंग इज शोन इन डायग्राम, ठीक है। क्या बोल रहा है कि फॉर डिफरेंट पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फॉर डिफरेंट पार्ट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, मतलब हर पार्ट के लिए लैम्डा ही है लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव वाला, वो भी लैम्डा
लीनियर चार्ज डेंसिटी से ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो बाकी ये पूरे बाकी तीनों क्वाड्रेंट में माइनस में है वो भी लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया। एंड रेडियस ऑफ रिंग इज आर, एंड रेडियस ऑफ रिंग इज आर, इसको भी यहाँ लिख लो, ठीक है। रेडियस ऑफ रिंग इज आर, ओके। देन एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ ओरिजिन है, ठीक है। एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट, एक बार खुद से ट्राई करो। और हिंट इसमें यार तुम्हें यही देना चाहूँगा कि एक बार ये चारों क्वाड्रेंट्स को अलग अलग आर्क में तोड़ करके ट्राई करो, ठीक है। ये मेरे ख्याल से तुमसे हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आई होप तुमसे ये हो गया होगा। चलो एक बार देख लेते हैं, है ना। तो सपोज हम इसको 4 आर्क्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, ये हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट वाली, फिर ये हमारी थर्ड क्वाड्रेंट वाली, और ये हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट वाली। 4 आर्क्स हैं और सबके एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले की वजह से लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी फिगर में, तो क्वेश्चन फिगर में बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस तरीके से अवे फ्रॉम आर्क होगा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये एंगल तुम्हारा अगर टोटल 90 था तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक, ये, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, इसकी वजह से तुमने लिख दिया। और इसको मैं मैग्नीट्यूड को कुछ बोल रहा हूँ ई अभी के लिए, ठीक है। और ई का मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या होगा, जो आर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर नहीं देखा तो पीछे नोट्स में घुमा करके देख लो, साइन θ/2 ये होता है। तो थीटा में हमें यहाँ पे वैल्यू रखना होगा कितना, हमारा टोटल एंगल आर का कितना था, 90 डिग्री, या ठीक है, हाँ 90 डिग्री लिख दिया, ये हो गया। तो टोटल एंगल 90 डिग्री था, क्योंकि ये वाला टोटल 90 है, ठीक है, याद रखना। तो 90 डिग्री बाई 2, तो इसकी वजह से तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, साइन 45 कितना है, √2, तो लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा, ठीक। ये ई का मैग्नीट्यूड है। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। इसी के अपोजिट वाले का पहले लिख लेते हैं। इसको सपोज मैं 3 पार्ट बोल रहा हूँ, तो इसकी वजह से लिखोगे, तो इसकी वजह से अब क्योंकि होना तो इस डायरेक्शन में चाहिए था, इसके ऑपोजिट, है ना। आर का जैसे हमने देखा ऐसे, बट क्योंकि माइनस चार्ज है तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा, पलट जाएगा डायरेक्शन, जैसे पॉइंट चार्ज में होता था, क्योंकि अट्रैक्टिव फील्ड होगी ना, समझ में आ गया होगा। ये हो गया। तो इस तरीके से इसका भी आएगा इसी डायरेक्शन में। और इसका मैग्नीट्यूड क्या फिर से ई नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो पूरा फॉर्मूला है, एंगल यहाँ पर भी सेम है, वही 90, इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा ये आर डिस्टेंस तो इसमें भी आर ही है, क्योंकि रेडियस सेम है पूरे हर आर्क का, तो ये इधर ही हो जाएगा। तो ये भी ई हो जाएगा इसकी वजह से, थर्ड, हाँ ठीक है, इस थर्ड वाले की वजह से भी ई आएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट जो ये था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ ही आएगा, और वही 90 डिग्री एंगल तो समझ रहे हो ना, सब 45 पर है, ये भी 45 पर है, ये भी 45 था, ठीक है। ये आएगा ई, और मैग्नीट्यूड वही सेम। और अगर अब तुम इस चौथे वाले के चक्कर में निकालोगे यहाँ पर, इस वाले की वजह से, हाँ ये, तो इसकी वजह से इधर आएगा, ये भी आएगा ई, और ये भी वही एंगल 45 है ना। तो अब तुम फाइनली रिजल्टेंट अगर देखोगे तो ये ई, सॉरी हाँ, जो तुम्हारा ये ई है वो इस ई को काट देगा, और रिजल्टेंट तुम्हारा ये आएगा। तो रिजल्टेंट तुम्हारा कैसा आया, अगर तुम एक्सेस बनाओ, ये था एक्स, ये था वाई, सॉरी ये था एक्स, ये था वाई, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा इस तरफ, जो कि होगा 2e, और ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल भी 45 डिग्री, ठीक है। तो e की वैल्यू हमने लिख ली थी, ये e की वैल्यू है ना। तो रिजल्टेंट जो हमारा आया, ये 2e कितना हो जाएगा, 2 इंटू में लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही आया था ना, ठीक है। ये 2 से 2 काट दो, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन √2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा इस तरफ का मैग्नीट्यूड। अब इसी का अगर हम एक्स वाई में कंपोनेंट ले लें, यहाँ एक आएगा कंपोनेंट इसका इधर, इसको अगर हम तोड़ें, और एक आएगा इधर, तो इसकी वैल्यू होगी 2e cos 45 डिग्री, यानी कि 2e/√2, यानी कि e/√2 लिख सकता हूँ इसको, सॉरी √2e लिख सकता हूँ इसको मैं सिंपली, ठीक। गलत लिख दिया क्या, हाँ एक मिनट, सॉरी, हाँ इसको मैं √2e लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये भी √2e हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर अब वेक्टोरली हमें लिखना है, तो वो आंसर हमारा हो जाएगा √2e
माइनस आई कैप माइनस जे कैप। समझ में आया कैसे? क्योंकि ये माइनस आई कैप माइनस जे कैप और ई की वैल्यू ये थी, ठीक है। ये वैल्यू से कंफ्यूज मत होना, ये नेट की वैल्यू मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया है, इसको चाहे तो अभी भूल सकते हो, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गया ई की वैल्यू है तुम्हारी लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पर √2 ई की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू में लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ई की वैल्यू लिख दी, माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो √2 से √2 कट जाएगा, तो ये बचेगा तुम्हारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू में माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट ओ, ये है तुम्हारा, ठीक है, जो पूछा था इलेक्ट्रिक, अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट ओ, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। तो यार अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हेडिंग डालो तुम, एक छोटा सा केस है ये भी देख लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसे सर्कुलर रिंग बना लो, ठीक है, ये हो गया सर्कुलर रिंग तुम्हारी। इस पर कुछ ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि लैम्डा चार्ज डेंसिटी से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस इसका आर हो गया वही, ठीक है। और इसके सेंटर, दिस इज द सेंटर, यहाँ ओ पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पूछ रहा है, क्या होगा। तो अगर तुम ओ से कहीं पर भी एक एलिमेंट लो, एक चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए। सपोज ये छोटा सा तुमने एक एलिमेंट लिया इस टाइप का, ठीक है। सपोज इसको मैं ओरिजिन अगर मैं बोल रहा हूँ, तो ये एंगल यहाँ से मैं इसको एक्स एक्सिस बना देता हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस तुम थीटा पर, सॉरी अल्फा पर डी अल्फा एलिमेंट लिया तुमने, ठीक है। तो इस तरीके से इसी का एक अपोजिट एलिमेंट तुम्हारा आएगा, ये सपोज ये एंगल भी तुम्हारा डी अल्फा है, ठीक है। और ये भी तुम्हारा कोई डी क्यू एलिमेंट है, ये भी तुम्हारा कोई डी क्यू एलिमेंट है। तो जो इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा ऐसा, और जो इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा ऐसा, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को काट देगा। तो ऐसे ही हर एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग एक अपोजिट एलिमेंट होगा जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को काटता चला जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली जीरो हो जाएगा। तो ई बार एट ओ जीरो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और इसको अगर तुम वाले फॉर्मूले से देखो, तो फार्मूला हमारा क्या था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो इसमें तुम्हारा थीटा क्या है, अब ये सर्कुलर आर्क है, लेकिन ये टोटल एंगल यानी कि 2 पाई यानी कि 360 डिग्री या फिर 2 पाई बोल सकते हो, 2 पाई सबटेंड कर रहा है। इसको तुम तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ 2 पाई बाई 2 यानी कि साइन पाई 2 पाई बाई 2 लिख लो, पाई कर लो, ठीक है। तो साइन पाई की साइन 180, साइन 180 जीरो होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो दोनों तरीके से तुमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर आर्क के सेंटर पर तो जीरो होता है। ये एक बहुत छोटा सा सिंपल सा केस था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लो। अब हम रिंग की वजह से हमने सेंटर पर तो देख लिया। अब सपोज एक रिंग है जो कि इस तरीके से या तो टेबल पर रखी है और इससे कुछ z हाइट पर, तुम सेंटर से कुछ ऊपर हाइट पर चले z हाइट पर, और यहाँ पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, और तो क्या होगा। या फिर तुम इसको इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हो कि एक रिंग है जो कि इस तरीके से तुम्हारे yz प्लेन में रखी है इस तरीके से। तो इस रिंग की वजह से अगर हम इसके सेंटर से कुछ x डिस्टेंस पर आए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो वही अभी हम देखने वाले हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड केस भी है, इसका फॉर्मूला लोग याद रखते हैं। अगर याद रखोगे तो तुम्हारी जेईई मेन के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। बट फिर मैं एडवांस के लिए बोलूँगा कि कहीं पर भी कुछ भी नया कर सकता है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर सकता है। तो तुम्हें एक बार मेथड तो पता ही होना चाहिए कि किस तरीके से हमने किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिखो, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P lying in plane perpendicular to the plane of ring,
passing through its center. Passing through its center. तो अब हम कहना क्या चाह रहे हैं वो एक बार देख लो, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा था जैसे ऊपर वाला केस एक्स वाई में, मान लो इस तरीके से एक रिंग है, इस तरीके से, ठीक। अब हम एक्सिस बना लेते हैं, तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो इस केस में ना हमने सेंटर पर तो बोल दिया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। अब ये हो गई जेड एक्सिस, सपोज ये टेबल पर रखा है तो ये ऊपर की तरफ का डायरेक्शन हो गया। इस जेड एक्सिस पे हम कुछ लेंथ चले, सपोज यहाँ से यहाँ तक हम कुछ चले जेड लेंथ, यहाँ तक। ये जो पॉइंट पी है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0,z, और ये जो था ये ओरिजिन था 0,0,0। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसकी अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी को विजुलाइज करने का एक दूसरा तरीका है, वो भी देख लो, और हम इसी पर पूरे वो करेंगे, ठीक है। तो सपोज अब हम एक्सिस ऐसे बना रहे हैं, ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी जेड एक्सिस, जैसे हम स्टैंडर्डली लेते हैं, ठीक है, ये जेड एक्सिस, ठीक। अब जो तुम्हारी रिंग है ना वो इस तरीके से रखी है सपोज, ठीक है, ये हो गई रिंग। ये रिंग बेसिकली वाई जेड में रखी है और हम एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब जो रिंग ऐसे रखी है उसको उठा करके हमने ऐसे कर दिया है, ठीक है। ये है वाई जेड, इसकी डेप्थ जो है ये इस तरीके से घूम करके जेड में है, और ये जो है ये फेसिंग जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन में रखी है, एक तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे वाई जेड प्लेन में रखी है रिंग। और इस पर सपोज इस तरीके से कुछ प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर, और तुम ये जानते हो ना कि माइनस है तो बस डायरेक्शन उलटनी होती है, पहले भी हम कई बार यूज कर चुके हैं, प्लस 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 प्लस, इस तरीके से इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस चार्ज जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको हम बोलते हैं क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, और इस रिंग का रेडियस है आर, ठीक है। और तुम्हें यहाँ से कुछ पी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये वाला सपोज पॉइंट पी है ये, जिससे कोऑर्डिनेट होगा x,0,0। इस पॉइंट पी पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो आओ देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस रिंग पर हमें वही छोटे, क्योंकि रिंग फिर से वही लेंथ टाइप का एलिमेंट है तो हमें वही डीएल टाइप के एलिमेंट इस पर लेने पड़ेंगे, तो लेंथ पर क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम सपोज यहाँ पर एक डीएल एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, ये वाला डीएल एलिमेंट, ठीक है। मतलब रिंग ऐसे रखी थी, ये टॉप वाला ये वाला एलिमेंट है तुम्हारा, ठीक है। तो इस डीएल एलिमेंट से अगर हम इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते तो पहले इसको ज्वाइन करो, ठीक, ये हो गया। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम ये पूरा चीज़ अगर एक प्लेन में मान रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे आई लाइन, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ जाएगी, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन थोड़ा खुद में खुद विजुलाइज भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी का डायरेक्शन, ठीक है। अब इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट इसी प्लेन में एक एलिमेंट लो, जैसे यहाँ लिया था तो यहाँ पर डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट लो यहाँ पर, ठीक। अगेन इसकी लेंथ वही डीएल, तो अब इसको ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगा ये, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे ही होगी, ये भी इस तरीके से डी, ठीक। अब तुम ध्यान दो, तो जैसे ये एलिमेंट है ना, अब ये सारा काम अभी एक प्लेन में चल रहा है, क्योंकि जो है देखो ये जो हमारा एक्स वाई प्लेन है उसी में हमने एक एलिमेंट यहाँ लिया, एक एलिमेंट हमने यहाँ लिया। रिंग एक्स वाई प्लेन में 2 बार आएगी भी, दिख भी रहा है तुम्हें, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये भी सारा काम एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो अब इसको जरा रिजॉल्व करके देखो एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स दो। तो सपोज ये एंगल मैं बोलता हूँ अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा क्योंकि अपोजिटली लिया है, तो ये भी अल्फा, वर्टिकली अपोजिट तो ये भी अल्फा। तो अब ये जरा डी को रिजॉल्व करो, तो एक बनेगा ये कंपोनेंट, इसको हम बोलेंगे डी साइन अल्फा, और एक बनेगा ये कंपोनेंट, इसको हम बोलेंगे डी कॉस अल्फा, ठीक है। फिर इसको रिजॉल्व करो, तो ये एक बनेगा नीचे की तरफ डी साइन अल्फा, और ये एक बनेगा डी कॉस अल्फा। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि डी साइन अल्फा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट डी कॉस अल्फा केवल एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। तो ये तो हुआ इन दोनों एलिमेंट की वजह से। अब रिंग पर तुम थोड़ा सा ऐसे घूमोगे, थोड़ा सा मान लो इस तरफ घूम गए पीछे की तरफ, तो इसके अपोजिट एक पॉइंट आएगा ये, ठीक है। ये प्लेन अब हमारा चेंज हो गया, मतलब एक्स वाई प्लेन नहीं है। इनकी वजह से जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट तुम्हारे अगर ऐसे, और पेन होता है यहाँ पर तो बता देता, ठीक है, चलो हाथ से कर लेता हूँ। एक ऐसे और एक ऐसे आ रहा था वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल इधर दोनों के जा रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया एलिमेंट को, तो तुम्हारे वर्टिकल कंपोनेंट्स की जगह ऐसे ऐसे हो जाएंगे,
एक ऐसे और एक ऐसे, लेकिन हॉरिजॉन्टल फिर भी इधर ही रहेगा, और ये तब भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे। तो हर एक एलिमेंट के अपोजिट एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होगा, जो कि जिसकी वजह से जो ये परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कैंसिल आउट ही होंगी हर बार। तो नेट फील्ड हर एलिमेंट की वजह से तुम्हारी एक्स डायरेक्शन में आएगी। चीज समझ में आएगी? नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना, समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। तो हमने डी कॉस अल्फा को बेसिकली इंटीग्रेट करना, तो हर एलिमेंट की वजह से जो कॉस अल्फा वाला एलिमेंट है वो एड ऑन करेगा एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो साइन अल्फा वाला वो है तुम्हारा एलिमेंट जो परपेंडिकुलर वाला, वो हर एक एलिमेंट की वजह से उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट की वजह से कैंसिल आउट करता चला जाएगा। तो नेट तुम्हारा जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अगर हम लिखना चाहें उसका मैग्नीट्यूड, तो वो हम करेंगे डी कॉस अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें? ठीक है, अब डी पहले लिख तो लें। तो डी तुम्हारा के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो के और इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज हमने लिख दिया डी क्यू और बाय आर स्क्वायर। तो आर यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये जो हमने येलो लाइन से बना रखा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये देखो, ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा है एक्स, ये तुम्हारा रेडियस है आर, तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख दूँ मैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा डी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हमें इंटीग्रेशन करना है डी कॉस अल्फा। अभी लिमिट क्यों नहीं लगाई वो दिखाता हूँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डी कॉस अल्फा का इंटीग्रेट करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस आर, और ये ठीक है, डी को हमने के डी को हम लिख लेते हैं यार। ठीक है, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है तुमने ध्यान दिया? ठीक है, ध्यान दोगे अगर तो तुम्हारा के कांस्टेंट है, और ये x और r भी तुम्हारा कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी बाहर आएगा, नीचे से बाहर निकाल लो। ठीक है, अब कॉस अल्फा को देखो, ये जो अल्फा एंगल है ये भी तो कांस्टेंट ही है ना यार, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए यही रहेगा, खुद ही देख लो। क्योंकि वो रिंग वाला जो एंगल, अगर ये x r दोनों कांस्टेंट है तो अल्फा भी वही रहेगा, क्योंकि tan अल्फा कांस्टेंट है, tan अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है, tan अल्फा क्योंकि r बाई एक्स होगा तो r बाई एक्स कांस्टेंट है, तो tan अल्फा कांस्टेंट है, tan अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा कांस्टेंट है। और वैसे भी दिख रहा है कि अल्फा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक कोन टाइप का ये बनेगा सारे एलिमेंट्स को जब तुम लोगे तो ये तुम्हारा अल्फा भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, कॉस अल्फा भी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बचा बस। और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू पूरी लेंथ पे करोगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा वही क्यूब जो नीचे गिवन है। तो तुम्हारा बनेगा के कॉस अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, ये आंसर है। लेकिन अब कॉस अल्फा तो कहते हैं कि अल्फा हमने खुद माना था, कॉस अल्फा की वैल्यू लिख लो, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिख गया, ये है ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वही मतलब तुम्हारा ये हो गया। तो वैल्यू लिख लो यार, के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और वो जो हमने एक्स की वजह से यहाँ, सॉरी चलो ठीक है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस अल्फा की अगर हम वैल्यू लिखें तो वो जाएगी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, ये था 1 और ये 1 बाई हाफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2। ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी तुमने देख लिया, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अब लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, तुम्हें पता होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। डायरेक्शन इसके आगे लिखोगे के, सॉरी आई कैप, अरे यार आई कैप इससे लिख दूँ क्या यार, कलर चेंज करता हूँ, आई कैप फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस आई कैप फॉर एक्स लेस देन 0। ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये दो डायरेक्शन है, क्यों है अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये क्यों बोला मैंने, तो ये तुम ध्यान से देखो, ये जो रिंग है, अगर इस पे हमने इस तरफ रिंग के इस साइड जितने भी पॉइंट्स हैं, सपोज ये पॉइंट है, 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 इसके आगे भी कोई पॉइंट है, तो इन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही होगी। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि आगे जाएगी। लेकिन अगर पॉइंट तुम्हारा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ या नेगेटिव में कहीं पर भी है, तो इन सब पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इस तरफ होगी, पॉजिटिव से दूर। ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव होता तो इसी का जस्ट उल्टा लिख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। डायरेक्शन मैंने बोला ना, तुम अट्रैक्शन रिपल्शन से निकाल सकते हो सिंपली।
तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि तुम्हारा जो x है वो मच मच ग्रेटर देन r है, मतलब बहुत दूर चले गए रिंग से, ठीक है, एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट के आसपास, मतलब बहुत दूर निकल गए, जिसके कंपेयर r तुम्हारा बहुत छोटा हो गया कंपेरिजन में। तो अगर ऐसा हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 नियरली इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि एक्स क्यूब के बराबर। अब जरा ऊपर वाला फॉर्मूला लिखो। इस केस में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, जो कि हमने एक्स क्यूब यहाँ से निकाल लिया है। अब ये क्या के क्यू बाई एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा? जी देखो, ये किसका होता है? पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से लिख सकते हो कि फॉर एक्स मच मच ग्रेटर देन आर द रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो रिंग ही पॉइंट चार्ज, जो हमने पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट पहली क्लास में समझा था, तो मैंने तुम्हें बोला भी था कि जब रिंग पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अब कुछ कंडीशन में ये पॉइंट चार्ज की तरह काम कर सकता है। अगर तुम्हारा एक्स कंपेरेबल है आर से, जो हमने उसके लिए फॉर्मूला ऊपर निकाल लिया, तो पॉइंट चार्ज एक कॉन्सेप्ट है, ना कि कोई ऐसे ही, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है पॉइंट चार्ज, जिसका मतलब है कि जो है तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकें, ये एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकें उस तरीके से। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर एक्स मच मच ग्रेटर देन आर, रिंग जो है वो तुम्हारी बिहेव करेगी लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो आई होप यहाँ तक तुम्हें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, तो इतना एक बार समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगली चीज़ ये है कि तुमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है वो है तुम्हारी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। तो अगर हम एक्स को वैरी करें तो किसी एक एक्स की वैल्यू पर ये मैक्सिमम भी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तुम ध्यान से देखो, सेंटर पर 0 थी, है ना, एक्स इक्वल टू 0 पर ये 0 थी सेंटर पर, ठीक है। तो कुछ वैल्यू पर ये मैक्सिमम, और एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पर क्या होगी? अगर एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट करोगे तो पहली बात तो तुम्हारा फॉर्मूला ये वाला लगने लगेगा, ठीक है। और इनफाइनाइट पर अगर नीचे इनफाइनाइटली बड़ी वैल्यू है तो आंसर तुम्हारा 0। तो एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी, मतलब एकदम इनफाइनाइटली चले जाओ तो भी 0 हो जाएगी। तो मतलब हर जगह 0 है बट बीच में पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं एक मैक्सिमा तो इसने पकड़ा होगा, एक मैक्सिमम तो एटलीस्ट होगा ही। तो उस मैक्सिमम पर, मतलब वो कितनी एक्स की वैल्यू पर मैक्सिमम होगा और उस मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू क्या होगी वो हम अब निकालने जा रहे हैं। तो फॉर मैक्सिमम, फॉर ईपी मैक्स, मैक्सिमम मिनिमम तुमने पढ़ी रखा है, तो तुम्हें पता होगा कि जो है डी ई पी बाई डी एक्स, क्योंकि हमें एक्स को ही वेरी कर रहे हैं, तुम्हारा 0 हो जाएगा। वैसे तुम आर को वेरी करके भी देख सकते हो, ठीक है, बट वो अभी हमें करना नहीं है, तो ये है वो अलग केस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे खेल तो सकते हो इससे बहुत कुछ, तो जितना तुम्हारे पास टाइम है उस पर डिपेंड करता है। ये स्टैंडर्ड चीज़ें इसलिए इसको हम कर रहे हैं। तो डी ई पी बाई डी एक्स तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो करते हैं डी ई पी बाई डी एक्स, ये ऊपर लिखा है। तो ई पी को पहले लिखो, ये हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट बाहर निकालो, के क्यू, सॉरी डी ई पी बाई डी एक्स लिखते हैं सीधे, ठीक है। तो के क्यू और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, इस तरीके से। और इसको हमें करना है 0, ठीक है। तो 0 करना है तो ये कांस्टेंट वैल्यूज को सीधे काट दूं, क्योंकि ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है, खत्म। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड। तो इसको मैं, अगर फर्स्ट है और ये सेकंड है, सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तुम्हारा हो जाएगा 1 इंटू सेकंड तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हो जाएगा इस पूरी चीज़ का डिफरेंशिएशन। तो पहले लिखोगे 3/2, चेन रूल से निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 1 1/2। अब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा 2x, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर एक बार जाके फिर से देखना, क्लियर हो जाएगा। चेन रूल से डिफरेंशिएट किया है और डिफरेंशिएशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना अगर तुम्हें इसमें दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसमें हमें क्या करना था? पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना था, तो x से मल्टीप्लाई और होगा ये इस तरीके से, अपॉन जो डिनोमिनेटर है, अगर इसमें डिनोमिनेटर को मैं gx बोल देता हूँ, इस पूरे को gx, तो अपॉन gx का स्क्वायर। ये हमें करने की जरूरत नहीं है, पूछो का है ऐसा है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर है ना। gx तुम्हारा 0 तो हो नहीं सकता, वो केवल x इक्वल टू 0 पर 0 हो सकता है, वरना x की कोई भी वैल्यू होगी, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तुम्हारा ये 0 नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर है तो ये भी 0 नहीं हो सकता, तो इसको सीधे सीधे हम काट सकते हैं, नॉन जीरो क्वांटिटी, सॉरी ये 0 नहीं हो सकता, तो इसको लिखे रहो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब हमें इसको 0 करने के लिए न्यूमरेटर को 0 करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से अगला स्टेप लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2
माइनस 3/2 और ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, एक्चुअली ये 3 बचेगा केवल 3, ये x और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन निकाल लो, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। तो अब ये देखो फिर से, ये अंडर रूट ऑफ सम पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये भी 0, ये नॉन जीरो वैल्यू है तो इसको सीधे काट सकते हैं। अब हमारा जो बचेगा वो बचेगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हो 2x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हो x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। प्लस माइनस r/√2 पर तुम्हारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो जैसे ये रिंग है, अरे यार तो ढंग से बन जा, हाँ ये रिंग है, अरे यार ड्राइंग बना के रख लेनी थी। ये रिंग है तुम्हारी और ये है तुम्हारी x एक्सेस, ये है तुम्हारी y एक्सेस। तो यहाँ पर 0 है और ये इनफाइनाइट पर भी 0 होगी, और पर ये कुछ r/√2 पर और माइनस r/√2 पर मैक्सिमम होगी मैग्नीट्यूड में, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, ये समझ में आ गया। अभी कितनी होगी, पहले ये EP मैक्स की वैल्यू भी तो निकाल लें कि मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, ये क्वेश्चन से पूछता है वैसे। तो EP मैक्स की वैल्यू क्या होगी, EP एट x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। तो EP क्या था तुम्हारा, EP था KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे r/√2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो बनेगा ऊपर KQR/√2 अपॉन r/√2 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, तो यानी कि r स्क्वायर बाई 2 प्लस r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक। ये हो जाएगा KQR/√2 अपॉन r स्क्वायर बाई 2 प्लस r 3r स्क्वायर बाई 2 और उसका पावर 3/2 करोगे तो एक बचेगा तुम्हारा 3/2 की पावर 3/2 इंटू में r स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो 2 और 2 कट जाएगा तो r³ बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो KQR, और बल्कि ये r और r³ कट जाएगा तो ऊपर से एक r चला जाएगा, ये r ऊपर से एक r चला जाएगा और ये r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो KQ/√2 को नीचे ले आए, r स्क्वायर कर लिया, ठीक है। बल्कि r स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब लिखने में आसानी रहेगी। तो r स्क्वायर लिख लिया, फिर √2 को नीचे ले आए, फिर ये 3/2 की पावर 3/2 है तो 3/2 इंटू √3/2 ऐसे लिख सकता हूँ, और √3/2 को मैं √3/√2 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये कैसे किया समझ में आया ना, 1 इंटू 1/2 पावर को स्प्लिट कर दिया है, ये √2 से √2 चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आंसर आएगा 2KQ/3√3r स्क्वायर। और अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम अगर माइनस r/√2 पे निकालते, सपोज ये r/√2 था, यहाँ पर अगर तुम माइनस r/√2 रखते तो बस यहाँ पर एक माइनस होता और स्क्वायर तो फिर पॉजिटिव हो जाता, तो ये टोटल वैल्यू माइनस माइनस में आ जाती। तो माइनस r/√2 पर जो तुम्हारी वैल्यू आती हो जाती माइनस 2KQ/3√3r स्क्वायर। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो है जितना प्लस माइनस क्यों आया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक्स में, अगर एक्स पॉजिटिव एक्स को प्लस बोला है तो ये माइनस में ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस साइड r/√2 पर अबे इधर पॉजिटिव में और इस साइड r/√2 पर अबे इधर तो नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव आनी भी चाहिए थी, ठीक है। और ये जो 2KQ/3√3r स्क्वायर है, इसको अगर तुम k को 1/4πε0 लिख दो तो तुम्हारा ये हो जाएगा Q/6√3πε0r स्क्वायर। बस यही किया, ठीक है। तो ये हो गया, बस खत्म। अब ग्राफ कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का विद x, वो भी एक बार देख लेते हैं फाइनली। तो ये खत्म हो जाएगा, ये है x, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि हमने पॉजिटिव x को प्लस माना हुआ है, ठीक है। तो 0 पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ये एक पॉइंट हो गया ग्राफ का। फिर r/√2 पर तुम्हारी वैल्यू होगी EP मैक्स,
और -r/√2 पर तुम्हारी जो वैल्यू होगी वो होगी -EP मैक्स। समझ में भी आ गया, क्योंकि इधर नेगेटिव हो गई, उल्टा हो गया उससे डायरेक्शन। और इनफाइनाइट पर तो वो 0 पर टेंड करेगी। तो जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा ना वो बनेगा कुछ ऐसा सा, ये और ये भी माइनस इनफाइनाइट पर भी इनफाइनाइट, इस तरीके से ये तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, तो ये तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। तो पहले फिगर बना लो। क्वेश्चन में फिगर गिवन है, x y, ये एक रिंग है। ये हो गई रिंग, ठीक है। और इस पर ये हो गई z एक्सिस, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे, ठीक है। रिंग का रेडियस है r और इस पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी से प्लस चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रिंग पर, ठीक है। ठीक है, अब तुमसे बोल रहा है, अब इस लैंग्वेज लिखो क्वेश्चन की। देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लाइंग इन वाइज प्लेन। देयर इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ring lying in YZ plane. Linear charge density of ring is lambda. Linear charge density of ring is lambda. Its radius is r. Its radius is r. Now a charged particle of charge minus q naught. Now a charged particle of charge minus q naught and mass m is to be kept at center of the ring. हाँ, तो is kept at the center of the ring, ठीक है। If the charged particle is displaced slightly along x-axis, if the charged particle is displaced slightly along the x-axis, slightly along the x-axis, और x जो है वो बहुत ही छोटा है r से, ठीक है, मतलब बहुत छोटा सा डिस्प्लेस कर दिया उसको ले जा करके, then show that it will perform SHM. It will perform SHM and find the time period under the condition, and find the time period under the condition x is less than, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्या ये रहा है कि देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लाइंग इन वाइज प्लेन, वो दिख भी रहा है, ठीक है। इट्स रेडियस आर, ओके। नाउ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू नॉट एंड मास एम इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग। मतलब एक माइनस क्यू नॉट चार्ज का पार्टिकल जिसका मास एम है, इसको ले आकर के पहले यहाँ सेंटर पर रखा, एंड इफ द चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलोंग एक्स एक्सिस, इसके बाद यहाँ से एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, सपोज ये एक पॉइंट पर, और इसका कोऑर्डिनेट हमारा x, 0,0 है, ठीक है, यहाँ पर ले आए।
स्लाइटली डिस्प्लेस्ड यानी कि x मच लेस देन r है, ठीक है। देन शो दैट इट विल परफॉर्म SHM एंड टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो SHM अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है तो अब ये तो तुम करोगे नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ के पहले जाके SHM पढ़ो सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जितना एप्लीकेशन है वो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन में समझा दूंगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए दोबारा से SHM पढ़ने, अब इसके लिए इस चक्कर में छोड़ के मैं चले जाना कि जो है पूरा SHM पढ़ूंगा उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ूंगा, तो ऐसे तो तुम्हें हर चैप्टर का यूज आएगा अगर तुम्हारा पुराना चैप्टर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 12th के चैप्टर छोड़ दोगे और पहले वो करने बैठोगे, ठीक है। इसमें एक छोटा सा यूज आता है, ठीक है। SHM का कितना यूज है मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। SHM परफॉर्म करने के लिए इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का। इसमें ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ओमेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है SHM की, ठीक है। वो तुम आगे समझोगे, अगर तुमने SHM पढ़ा तो तुम्हें पता होगी, अगर नहीं पढ़ा तो तुम समझ लेना, ठीक है। अभी तुम्हें इतना यूज है कि एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का आना चाहिए, यानी कुछ ओमेगा स्क्वायर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी तो माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस टाइप का कुछ आना चाहिए एक्सेलरेशन, इतना यूज है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। जो टाइम पीरियड होगा तुम्हारा वो 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेना भाई। बस इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें SHM की चाहिए, यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन SHM की चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इतना पता कर लो, उसके बाद तुम करते रहो सॉल्व, SHM बाद में पढ़ लेना जब टाइम मिले, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसने बोला स्लाइटली एक्स में डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब हमें समझना ये है, तो देखो एक्सेलरेशन चाहिए हमें, तो फोर्स की कहीं ना कहीं बात हो रही होगी, और फोर्स यहाँ पर किस तरह का होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, क्योंकि चार्जेस के बीच में तो वही फोर्सेस है, और प्लस माइनस चार्ज है। तो तुम्हें एक चीज ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये प्लस है ये माइनस है, तो इस पर जो फोर्स होगा वो जनरली इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अब उस फोर्स की वैल्यू लिखने के लिए हमें पहले इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा। इस पॉइंट को मैं सपोज बोल देता हूँ P। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। बट यहाँ पर एक कंडीशन और है, कंडीशन ये है कि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बोला था, यानी कि x मच लेस देन r है, विच इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू r स्क्वायर। तो x ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जो मैंने तुम्हें बोला भी था कि वहाँ पर जब ये मैक्सिमम के लिए जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बोला था तो हमने x मच ग्रेटर देन r बोला था, मैंने बोला था तुम r मच ग्रेटर देन x पर भी देख सकते हो चीज़ें, तो ये वही चीज़ कर रहा है ना यहाँ पर लगभग। ये हो गया इसकी 3/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा r स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि r क्यूब, सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखो, वो हो जाएगा KQX अपॉन ये हो जाएगा r क्यूब, ये हो गया सिंपल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब जो फोर्स ऑन पार्टिकल होगी वो क्या होगी, माइनस में होगी पहली बात, क्योंकि जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, इसको हमने पॉजिटिव माना है तो इसी को पॉजिटिव मान के तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव निकाली है। तो माइनस इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखोगे KQX बाई r क्यूब, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना था तुम्हारा Q0, तो Q0 और लिख दो, ये हो गई तुम्हारी फोर्स। तो एक्सेलरेशन लिखो यार, हाँ एक्सेलरेशन जो तुम्हारा हो जाएगा वो F/m हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे लिख सकते हो माइनस KQ0 बाई mr क्यूब इंटू मैक्स, एक्सेलरेशन हो गया। तो क्या ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का आ गया। तो ये SHM तो है, क्लियर हो गया। अब टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा स्क्वायर को तुम इससे कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें मिलेगी KQ0 बाय mr क्यूब, ठीक। ये क्यों किया है देखो, तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर को जो है इस पूरी वैल्यू को, ये जो है पूरा वैल्यू इसको ओमेगा स्क्वायर के बराबर किया है मैंने सिंपली, ये तुम्हें मिलेगा यहाँ से। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ KQ0 बाई mr क्यूब। तो टाइम पीरियड तुम्हारा होगा 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई बाई दिस वैल्यू, यानी कि इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ mr क्यूब बाई KQ0। आंसर क्लियर। अच्छा एक चीज़ और कि हमने सारा काम क्यू में कर दिया, ठीक है। जैसे हमने रिंग का चार्ज क्यू, बट इसमें लैम्डा और आर दिया था, क्यू नहीं दिया था। तो एक चीज़ तुम्हें फाइनली आंसर्स तुम्हें इस तरीके के नहीं मिलेंगे, अगर तुम्हें क्वेश्चन मिला तो क्यू को तुम्हें लिखना पड़ेगा कि चार्ज पर यूनिट लेंथ तुम्हारा लैम्डा और टोटल लेंथ इंटू 2 पाई आर, इसको इसमें पुट कर लेना, ठीक है। तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख भी देता हूँ, चलो तो इसको लिखोगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ mr क्यूब अपॉन KQ0, तो वैसे ही रहेगा, क्यू की जगह हमने लिखा लैम्डा इंटू में 2 पाई आर, बस यही है।
इसको सिंप्लीफाई कर लेना इसके बाद, बस यही। तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हमने उसके सेंटर पर और उससे एक पॉइंट पी पर, ठीक है, जो कि उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे सपोज एक्स वाई जेड में रिंग है तो एक्स में तुम्हारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अलावा हमने आर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया। तो ये दो चीज़ें हमने आज कवर की। तो ऐसी कुछ और बॉडी हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार जितना कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, अगर तुमने वीडियो एंड तक देखा है तो डन कमेंट करके जाना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में साथ में टाइम स्टैम्प डालना मत भूलना कि किस टाइम पर तुम्हें वो डाउट आया था। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।